मैं जब 52 वर्ष का था तब मुझे कुलपति के रूप में, राजकीय कुलपति के रूप में, राजकीय विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में चयन किया। जब मैं फॉर्म भर रहा था तो मैडम, मेरी वाइफ प्रोफेसर संजीता शर्मा, डीन है कॉलेज के अंदर, ये बैठी है, इनसे मैंने कहा कि मैं अभी फॉर्म भरूंगा और बाय द वे मैं सेलेक्ट भी हो गया तो मैं 3 साल के बाद में फिर वापस आऊंगा प्रोफेसर। तो इन्होंने कहा, और भी जो मेरे शुभचिंतक थे उन्होंने कहा कि आपको ऐसे समय पर अगर काम करने का सरकार मौका देती है जबकि आप में कुछ करने की एक शक्ति भी है, क्षमता भी है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। खैर मैंने अप्लाई किया और इनके लिए युवा ये है, लेकिन कुलपति जनरली 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष के बाद बनते, रिटायरमेंट के बाद। मैं 52 वर्ष में कुलपति बन के चला गया और आज 55.5 साल में मैं 3 विश्वविद्यालयों का कुलपति रहकर आ गया। कहने का जो आपको तात्पर्य है वो मेरा ये है कि जो युवा शक्ति है, जो युवा शक्ति है, आज भारतवर्ष में लगभग आधी जनसंख्या 25 वर्ष से कम है और विश्व में भारतवर्ष सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इन दो का अगर आप कोरिलेशन करें कि युवाओं का जनतंत्र में या डेमोक्रेसी के अंदर भागीदारी, तो ये भारत का या इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये एक स्ट्रेंथ है जिसको हमें हार्नेस करना चाहिए। और आशुतोष जी ने इस स्ट्रेंथ को पहचान कर ही जो ये लगातार इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, ये हमारे भारतवर्ष का और हम सबका एक विशेष अधिकार है पूरे विश्व के अंदर कि सबसे ज्यादा युवा यहाँ है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यहाँ है। तो डेफिनेटली युवाओं का डेमोक्रेसी में योगदान पर हमें चिंतन करना चाहिए। साथियों, मैं जब कुलपति था तो मैं 3 यूनिवर्सिटीज में कुलपति का मैंने पदभार संभाला, तो कई जगह मेरे पास आते थे, सर वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको कोई कहता ऐसे कह देते हैं, कोई कहता वैसे कह देते हैं। मैंने कहा नहीं, उनको आने दो अंदर, अगर 500 है तो 5 को आने दो और अगर 100 है तो 2 को आने दो, लेकिन उनको अंदर आने दो। और मैं मेरे टीचर से भी कहता था, फैकल्टी से भी कहता था कि इस माइंडसेट से मत बैठो कि कोई स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं तो आपको उसकी कोई भी आवाज को ना करना है। हो सकता है उसकी किसी भी बात में, किसी भी मांग में, किसी भी आवाज में कोई जायज चीज हो, कोई आपके लिए सुझाव हो, कोई उनके लिए आवश्यक चीज हो, उस माइंडसेट से आप सुनने की कोशिश करो, तब जाकर आप आगे उसकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और उससे डरोगे नहीं, बल्कि वो आपको अपने मित्र से लगने लगेंगे। और मैं खुश हूं कि मैं जहां जहां रहा मैंने इस कल्चर को डेवलप करने की कोशिश करी कि युवा शक्ति जो है उसको हम एकेडमिशियन, टीचर्स, लीडर्स एक दिशा दे सकते हैं। मैंने जो महसूस किया पिछले मेरे कार्यकाल के अंदर कि आज की जो युवा शक्ति है उसकी कल्चर चेंज हो रही है। उस युवा शक्ति को वैल्यू बेस्ड एंड वेलफेयर ऑब्जेक्टिव वाली जो युवा शक्ति अब आ रही है, वो युवा शक्ति वैल्यूज से के साथ रहना चाह रही है। वो युवा शक्ति जो आगे पॉलिटिक्स या डेवलपमेंट चाह रही है, वो वेलफेयर बेस्ड चाह रही है, इंडिविजुअल बेस्ड नहीं चाह रही, सेल्फ बेस्ड नहीं चाह रही, वेलफेयर बेस्ड चाह रही है, एज ए मास, एज ए जनरल। अब हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि उनके उन विचारों को, उनके उन प्रोग्राम्स को इस तरह से मॉड्यूलेट करें कि उनको एक अच्छी गाइडेंस और अच्छी एक लीडरशिप मिल सके। राजकुमार जी जैसे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इसी तरह से आप जैसे लोग भी अपने अवसर पहचानो और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी इन अवसरों को पहचानें कि जो ट्रांजिशन अभी जो माइंडसेट में आ रहा है यूथ के,
वो ट्रांजिशन मैं भी देख रहा हूँ। मेरे घर में जो मेरे बेटे बेटी हैं उनका मैं हर घंटे, हर दिन और हर साल मैं नोट करता हूँ कि उनके क्या माइंडसेट चल रहा है। हमारा, हम जब 25 साल पहले थे तब क्या माइंडसेट था। देयर इज ए ग्रेट चेंज। आज का युवा लार्जली एक शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, एक वेलफेयर इंटेंट उसका ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू बेस्ड उसके वैल्यू बेस्ड वो डेवलपमेंट चाहता है और गलत चीज की खुल के निंदा करना चाहता है। बस थोड़ी सी जो मुझे कमी लग रही है, वो हमें जो लग रही है वो ये लग रही है कि जो एकेडमिक लीडर्स हैं, जो लीडर्स पॉलिटिकल हैं, जो पॉलिसी लीडर्स हैं, उनको युवाओं की उस सोच को पहचानते हुए अपने प्रोग्राम्स में, पॉलिसीज में, मूवमेंट्स में, इनिशिएटिव्स में स्थान देना चाहिए। तब जाकर एक डेमोक्रेटिक कल्चर तैयार होगी। कल्चर तैयार होने में टाइम लगता है। कल्चर कोई एक दिन में तैयार नहीं होती, कल्चर सालों में तैयार होती है। और जब कल्चर जब तैयार हो जाती है तो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो फ्रूटफुल फ्लरिश होगा, वो वैसा ही फ्लरिश होगा जैसा वो कल्चर चाह रही है। तो आने वाले समय में आप सबको इस साइड में अपना सतत प्रयास करना चाहिए और डिस्करेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव सोच जा रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में। इसके साथ ही इस मौके पर मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी पर कई चर्चाएं आ रही थी, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिक्स से अलग होते हुए हमें उसको रियल टर्म्स के अंदर इवेल्युएट करना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि राजस्थान के सरकार के, भारत सरकार के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आप ऊपर की तरफ मत देखो। आप अगर कोई बीए हिस्ट्री पढ़ रहा है या कोई एग्रीकल्चर या मेडिसिन के अंदर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, हर स्टूडेंट या उन स्टूडेंट्स का ग्रुप ये देखे कि ये जो नॉलेज हम ले रहे हैं इसको उस स्किल में कैसे चेंज किया जा सकता है जिसकी सोसाइटी को इमीडिएट जरूरत है या लॉन्ग टर्म जरूरत पड़ने वाली है। एवरी नॉलेज कैन टर्न इनटू स्किल, दैट इज श्योर। ओनली थिंग इज कि आपको उसके लिए थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, थोड़ा ग्रुप डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ी सोच डेवलप करनी पड़ेगी, थोड़ा इंटरेक्शन एंड एक्सपोजर करना पड़ेगा और उसके बाद में यू विल टर्न दैट इनटू स्किल। एक चीज मैं आज आपको बताऊंगा जो उसके लिए डायरेक्ट जो ड्राइव है वो ये है कि गो एंड सर्च इंटरडिसिप्लिनरी इंटरफेस। फिजिक्स का हिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री का रोबोटिक्स के साथ आप इंटरडिसिप्लिनरी स्किल जो इंटरफेस है उसके अंदर से नई स्किल्स निकलेंगी। जो आने वाला टाइम है, जो सोसाइटी है वो ट्रांजिशन पर है। 21st सेंचुरी में हर व्यक्ति जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा है। तो वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो फैंसी नहीं है, वो थ्योरी नहीं है, वो फैशन की बातें नहीं है, वो भाषण की नहीं है, वो एक्चुअल में आने वाले कल की जरूरत है। उसमें क्या स्किल चाहिए वो आप इंटरडिसिप्लिनरी जो इंटरफेस है उसके अंदर आप लोग बैठकर स्मॉल ग्रुप करके शॉर्ट वर्कशॉप्स करके आप लोग उसको तलाशें और उसके अंदर से आप आने वाले कल का रास्ता निकालें। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, लेकिन मेरा 2 मैसेज आप लोग याद रखें। ऑलवेज लुक फॉर द वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स एंड द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव पॉलिसी। अगर आप वेलफेयर ऑब्जेक्टिव रखोगे तो आप डेफिनेटली एक रेस्ट ऑफ द मास से ऊपर निकल के आएंगे और आप लीडरशिप को डिफाइन कर पाएंगे। एंड सेकंड, नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करने की आप स्वयं कोशिश करिए। आप सरकार की तरफ मत देखिए, आप स्वयं कोशिश करिए, क्योंकि सोसाइटी बिल्कुल वैक्यूम पड़ी हुई है। उसको जरूरत है हर क्षण, हर चैप्टर में और हर आवश्यकता में कि किस तरह से नॉलेज को स्किल के अंदर चेंज किया जाए। इसके साथ आशुतोष जी ने आज मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन किया,
इसके लिए भी आई थैंक टू ऑलमाइटी। थैंक यू वेरी मच। मैंने